अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त शराज अहमद और आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ माउथ एंड एसोफेगस। लास्ट टाइम हमने अडल्ट हेल्थ नर्सिंग के डिसऑर्डर ऑफ माउथ एंड एसोफेगस के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया था और हमारा जो लेक्चर है, जो पहला लेक्चर था, वो गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के ऊपर जाके इख्तिताम पजीर हुआ था। आज हम वहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारी जो पहली डिजीज़ है जिसे हमें डिस्कस करना है वो हमारी डिजीज़ है गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ठीक है, उसकी कम्प्लिकेशन के बारे में हम बात करेंगे कि उसकी कम्प्लिकेशन जो है उसको हम बैरेट एसोफेगस भी कहते हैं। अब आपने पहले कॉन्सेप्ट को समझना है। आपको जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो अब मैं जब इस यहाँ से रीड करूँगा तो आपको सारी चीज़ें इजीली रिमेंबर हो जाएंगी और समझ आ जाएंगी। सबसे पहले आपने इस बात को समझना है, जब हमारा जब स्टमक के अंदर जो मटेरियल है, जो हम खुराक खाते हैं, वो विद इंजाइम्स लाइक HCl, उसके अलावा पेप्सिन और डिफरेंट जो इंजाइम्स हैं जो कि डाइजेशन के लिए स्टमक के अंदर रिलीज होते हैं, जब ये सारा मटेरियल गैस्ट्रो एसोफेजियस रिफ्लक्स डिजीज़ के ज़रिए उसकी वजह से वो सारा मटेरियल हमारी एसोफेगस में रिफ्लेक्स बैक करता है या बैक फ्लो करता है, उसकी वजह से हमारी जो एसोफेगस की लाइनिंग है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। एसोफेगस की लाइनिंग जो है उसमें स्क्वेमस सेल्स होते हैं, बट बार बार जब वो मटेरियल आता रहता है जिसमें HCl बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उस लाइनिंग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है और वो लाइनिंग जो है वो आपके स्क्वेमस सेल्स जो होते हैं वो आपके कोलुमिनर एपिथेलियम के साथ चेंज हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। और ये जो कंडीशन है ये प्री कैंसरस कंडीशन है। इस कंडीशन के अंदर इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो जाती है और आपकी जो एसोफेगस है उसमें कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो दिस इज द डिजीज। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्री कैंसरस कंडीशन है वेयर लॉन्ग टर्म एस रिफ्लेक्स डैमेजेस एसोफेजियल लाइनिंग रिप्लेसिंग द नॉर्मल स्क्वेमस सेल्स विद कोलुमिनर एपिथेलियम। मतलब है ये है कि कंटेंट ने आके जो स्क्वेमस सेल्स की लाइनिंग है उसको रिप्लेस कर दिया कोलुमिनर एपिथेलियम के साथ, और ये जो है इन्फ्लेमेशन का स्टार्ट यहाँ से हो गया। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें, इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, तो आपको इस बात का पता है, जब हमारा कंटेंट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, हमारे आपके स्टमक का जो कंटेंट है, जब वो रिफ्लेक्स बैक करेगा आपके एसोफेगस के अंदर, तो वहाँ पे हमें चेस्ट बर्न या हर्ट बर्न होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों हम इसको कह रहे हैं कि परसिस्टेंट हर्ट बर्न है, क्योंकि यहाँ पे कैंसरस की शुरुआत है। जब कैंसर होता है तो वो चीज़ जो है वो ट्रीट नहीं होती, वो परसिस्ट रहती है वहीं पे, तो परसिस्टेंट हर्ट बर्न होगा। सिम्टम सिमिलर टू द पेप्टिक अल्सर की तरह भी इसके सिम्टम्स हो सकती हैं और एसोफेजियल स्ट्रिक्चर्स की तरह भी हो सकती हैं। अब ये जो एसोफेजियल स्ट्रिक्चर्स है ये क्या होता है, बेसिकली ये आपकी एसोफेगस है। ठीक है, ये एसोफेगस यहाँ पे आके नैरो हो जाती है, नैरो होके, और यहाँ पे जो आपकी एसोफेगस है वो नैरो हो रही है ड्यू टू एनी रीजन, तो इसे हम क्या कहते हैं, एसोफेगस स्ट्रिक्चर्स, मतलब नैरोइंग ऑफ द एसोफेगस। ठीक है, नैरो हो जाती है ये। ठीक है, इस तरह से ये इसका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डायग्नोसिस की तरफ। आप किस तरह से इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि इनको कॉम्प्लिकेटेड गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, या जो हमने पहले आपको बताया कि ये बैरेट्स एसोफेगस है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप एसोफेगोगैस्ट्रोडुओडेनोस्कोपी, ठीक है, अब ये जहाँ पे ये चीज़ आ गई तो हम क्या करते हैं, इसके ज़रिए हम उसमें डिटेक्ट करते हैं अबनॉर्मल रेड म्यूकोजल लाइनिंग को। जब आपकी एसोफेगस के अंदर स्टमक का, ठीक है, ये कंटेंट सारा यहाँ पे बार बार आ रहा है, ठीक है, ये कंटेंट सारा यहाँ पे बार बार आ रहा है, तो उससे होगा क्या कि ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट आपकी जो लाइनिंग है, ये जो लेड लाइनिंग है, इसको डिस्टर्ब कर देगा। ये जो एसोफेगल लाइनिंग है इसको डिस्टर्ब करेगा और इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से ये जो लाइनिंग है ये रेड हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से रेड हो जाएगी। ये इस तरह से रेड हो जाएगी। अब इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं एसोफेगोगैस्ट्रोडुओडेनोस्कोपी के जरिए और उसके बाद बायोप्सी। अब बायोप्सी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि हम कोई भी, जैसे मिसाल के तौर पर अगर स्टमक में यहाँ पे कोई इशू है तो ये जो सेल्स हैं हम इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे इधर इसको एग्जामिन कर लेंगे इन सेल्स को, तो ये क्या होगा, ये आपकी बायोप्सी होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारा
जो मैनेजमेंट है, हम किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। अब इसको हम मैनेज कर सकते हैं सर्विलेंस एंडोस्कोपी, एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब के ऊपर जो कैमरा लगा के हम उसकी सर्विलेंस कर सकते हैं। 6 महीने के अंदर उसको हम चेक करेंगे कि उसकी जो मेडिकेशन हमने यूज़ किया उससे क्या उसको फ़र्क आ रहा है, उसमें कोई चेंजेस वगैरह आ रहे हैं। एंडोस्कोपिक एब्लेशन थेरापी। अब एंडोस्कोपिक एब्लेशन थेरापी क्या होती है? एंडोस्कोपिक एब्लेशन थेरापी का मतलब ये है, एंडोस्कोपिक आपको पता है कि हमने एक फ्लेक्सिबल थिन लाइन के ऊपर कैमरा लगा के बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया। बट एब्लेशन थेरापी, एब्लेशन, अब ले हम कहते हैं ना उर्दू में, अब ले, ये अब ले, ठीक है। दिस इज, आपने इस तरह से याद रखना है, अब ले कि मैं उसको मार रहा हूं, मैं लड़ाई में कह रहा हूं अब ले। तो ये जो अब ले है आपने इससे रिमेंबर करना है, अब ले से रिमेंबर आपने ये करना है, जो ये जो ट्यूब है इसके अंदर हीट होती है और ये हीट जो है ये जाके आपके कैंसर सेल्स को रिमूव करती है। तो इस तरह से क्या होगा, एंडोस्कोपिक एब्लेशन थेरापी जो है उसके अंदर हीट होती है और डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती हैं जो जाके अबनॉर्मल सेल्स को जाके किल कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो एसोफेगेक्टोमी, ठीक है, एसोफेजेक्टोमी जो है ये बेसिकली सर्जिकल रिमूवल होता है एसोफेगस का इन सीवियर केसेस। अब जब एसोफेगस बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हो गई है, बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं इसके ज़रिए। उसके बाद मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, मैनेजमेंट में, नर्सिंग मैनेजमेंट में पहले उसकी असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट में आपको बताया था कि सबसे पहले आपने उसकी इंस्पेक्शन करनी है, उसको देखना है, सिम्टम्स देखनी है, ट्रिगर्स उसके देखने हैं और डाइटरी हैबिट्स को चेक करना है। उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशन, उसको वेट लॉस अगर हो रहा है तो ये कैंसर की एक अलामत हो सकती है। कफ हो रही है, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग हो रही है, डिफरेंटिएट पेन फ्रॉम द कार्डिक कंडीशन, उसके पेन को आपने आइडेंटिफाई करना है। तो इस तरह से उसकी असेसमेंट करनी है। असेसमेंट कैसे करनी है? क्या आपने पेशेंट को देखा कि कौन से ट्रिगर्स हैं, किसकी वजह से उसको जो है ये एसोफेगस का जो कॉम्प्लिकेशन है ये हो रही है। नर्सिंग डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो एक्यूट पेन जो है वो एसोफेजियल इरिटेशन की वजह से होगा। उसके बाद इनबैलेंस न्यूट्रिशन होगी। रिस्क फॉर एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि दिस इज़ योर डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है, ये स्टमक में आ रही है और उसके साथ ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक है। अब जहाँ पे जब यहाँ से कंटेंट उठा के गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की वजह से यहाँ पे आएगा और यहाँ से किसी अबनॉर्मलिटी की वजह से अगर इधर एंटर हो जाता है तो ये जो आपके लंग्स हैं, ठीक है, ये जो आपके लंग्स हैं, ठीक है, ये वाले लंग्स, तो इन लंग्स के अंदर जाके ये इन्फेक्शन काज कर सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एस्पिरेशन। क्या कहते हैं? एस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रिस्क फॉर एस्पिरेशन, रिगर्गिटेशन की वजह से, बैक फ्लो की वजह से रिस्क फॉर एस्पिरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेफिशिएंट नॉलेज जो है अबाउट द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इसकी वजह से भी हो सकता है। इंटरवेंशन आपने क्या करनी है? जब आपको पता है कि खुराक हम खा रहे हैं तो वापस आ रही है रिफ्लेक्स की वजह से और हमारी एसोफेजियल लाइनिंग को जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, उसको कैंसर की तरफ लेके जा रही है, तो हम क्या करेंगे? उसके मील को संभाल करेंगे, फ्रीक्वेंट मील करेंगे, उसकी एसिडिटी को कम करेंगे, फैटी एसिड्स और ये स्पाइसी फूड्स को हम कम करेंगे। उसके अलावा पोजीशन जो है, जो मैं इस टाइम पे बैठा हूँ आपको नज़र नहीं आ रहा, बट मैं इस टाइम पे टेबल के ऊपर अपने हैंड रख के ऊपर बैठा हूँ, तो ये मेरी अपराइट पोजीशन है, इस पोजीशन के अंदर बैठना है। अब इसका रीज़न ये होता है कि अगर पेशेंट को पहले ही उसको एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है या उसको बैरेट सिंड्रोम है या बैरेट डिजीज़ है या कॉम्प्लिकेशन है, तो उसकी वजह से होगा क्या कि अगर वो खाने के बाद लेट जाता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो उस वजह से उनको बोला जाता है कि आपने, ये पर्सन जो है ये ऐसे बैठा है, ठीक है, ये अपराइट पोजीशन है, ये टेबल के ऊपर ऐसे बैठा है, ये जो है ये अपराइट पोजीशन है। इस तरह से जो है पेशेंट को हमने बिठाना होता है। उसके बाद एजुकेट ऑन मेडिकेशन, उनको मेडिकेशन के बारे में बताएंगे और वेट मैनेजमेंट करेंगे। अब क्योंकि डाइट का मसला हो रहा है, या तो वेट लॉस हो जाएगा ये या वेट गेन हो जाएगा, तो हमने दोनों को मेंटेन रखना है और उनका वेट जो है वो हमने मेंटेन रखवाना है। उसके बाद हाइटल हर्निया, अब मैंने आपको पहले बताया कि आपने पहले कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद जो है ना आपने फिर डेफिनेशन इसको पढ़ना है। अब हर्निया बेसिकली होता क्या है? हर्निया बेसिकली आपका, हाइटल हर्निया बेसिकली क्या होता है कि जब आपका स्टमक, ठीक है, स्टमक का कोई पोर्शन फ्लो कर जाता है या फ्लिप कर जाता है या स्लाइड कर जाता है एसोफेगस के अंदर, तो इस अबनॉर्मेलिटी को हम हर्निया कहते हैं। या वो इसके अंदर फ्लिप कर जाता है या स्टमक खुद ही डायफ्राम के अंदर घुस जाता है, उसे हम हर्निया कहते हैं। मीन्स कि आपका स्टमक है, स्टमक का आपका जो आपका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, जिसे हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं, अगर उसके अंदर वो आपका स्टमक जो है वो स्लाइड कर जाता है। मिसाल मैं देता हूँ, आपका ये आपका एसोफेगस है, ठीक है, ये आपका स्टमक है, ये स्टमक उठ के इसके अंदर चला जाता है और इसको ऐसे कर देता है, ठीक है, इसको ऐसे कर देता है, ये खुली हो गई, इसको डायलेट कर देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये आपका हर्निया हो गया, ठीक है। अब क्या है कि हर्निया अकर्स व्हेन ओपनिंग इन द डायफ्राम, ये ओपनिंग, ठीक है, ये वाला
ये वाली ओपनिंग जो है, इस ओपनिंग के ऊपर, ठीक है, थ्रो विच द एसोफेगस पासिस, जहाँ से एसोफेगस पास कर रही है, बिकम्स इनलार्ज्ड, ये इनलार्ज्ड हो गई है, और अलोइंग पार्ट ऑफ द स्टमक टू मूव इनटू द थोरेसिक कैविटी। अब ये स्टमक का जो पार्ट है वो इस जगह पे आ गया और ये थोरेसिक कैविटी है, तो ये क्या होती है, ये हर्निया होता है। इट इज़ मोर कॉमन इन वुमेन देन मैन, वुमेन में ज़्यादा है, मैन में कम है, क्योंकि वुमेन की और भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनकी प्रेगनेंसी की और सारी चीज़ों, उस वजह से इनका ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे आपने नोट किया कि आपके स्टमक का कोई हिस्सा या तो एसोफेगस में स्लाइड कर गया या किसी और जगह से उसने कोई आउट पोचिंग बना दी, तो उसे हम हर्निया कहते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ हर्निया की अगर हम बात करें, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ हर्निया हैं, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। स्लाइडिंग का मतलब ये है कि आपका जो स्टमक होता है, या जो पेशेंट का स्टमक होता है, वो स्लाइड कर जाता है एसोफेगस के अंदर, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द स्टमक एंड गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन मूव अपवर्ड इनटू द थोरैक्स। ये थोरैक्स में यहाँ पे, ये थोरैक्स में यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे आ जाएगा, तो इसे हम स्लाइडिंग हर्निया कहते हैं, टाइप 1B से कहते हैं। उसके बाद है पैरा एसोफेजियल हर्निया। अब यहाँ पे नाम डोनेट कर रहा है पैरा, पैरा से आपने मतलब लेना है पैरेलल, ठीक है। अब ये जो हर्निया है ये बेसिकली एसोफेगस के पैरेलल होगा, ये देखें, ये आपकी एसोफेगस है और ये आपका हर्निया है, ये इसके पैरेलल है। तो आपने इस तरह से याद रखना है कि अगर आपका स्टमक, ठीक है, वो आउट पोचिंग बनाता है, वो कोई बल्जिंग बॉडी बनाता है एसोफेगस के अलावा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पैराफेरेंजियल हर्निया कहेंगे, क्योंकि वो एसोफेगस के पैरेलल हो जाएगा, वो एसोफेगस के अंदर नहीं जा रहा। अगर वो अंदर जाएगा, अंदर जाके वो कोई अबनॉर्मलिटी करेगा, तो उसे हम स्लाइडिंग हर्निया कहते हैं। अगर वो उसके अलावा डायफ्राम में जो है वो एक आउट पोच बना रहा है, तो उसे हम जो है वो पैराफेरेंजियल हर्निया कहेंगे। अब देखें, मेरी बात सुने, अगर स्टमक जो है उसने आपके एसोफेगस में जाना है, तो उसके लिए आसान होगा वहां पे जाना, तो इसलिए वो क्या होती है, वो होती है मोस्ट कॉमन, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है। 90% केसेस में जो है ये वाली डिजीज पाई जाती है। उसके बाद जो ये वाली है, पार्ट और ऑल ऑफ स्टमक पुशेस थ्रू द डायफ्राम बिसाइड द एसोफेगस। एसोफेगस के अलावा अगर कहीं पुश करता है तो फिर हम उसे पैराफेरेंजियल हर्निया कहते हैं। मैंने आपको सारा समझा दिया है, कॉन्सेप्ट आपका इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें तो स्लाइडिंग हर्निया में क्या होगा, क्योंकि आपका एसोफेगस के अंदर आपका स्टमक आ रहा है तो क्या होगा, हर्ट बर्न होगा, ठीक है। अब क्योंकि बैक फ्लो हो रहा है तो रिगर्गिटेशन होगी, क्योंकि बैक फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से डिफिकल्टी सॉल्विंग होगी, आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद सम पेशेंट मे रिमेन एसिम्प्टोमेटिक। अब देखें, मेरी बात सुने, जब आपका स्टमक का मटेरियल जो है वो आपकी एसोफेगस में आ रहा है तो उसकी वजह से आपको तो फील नहीं होगा, ये पेशेंट को इतना खास फील नहीं होगा, क्योंकि उसकी एक ही लाइनिंग है, एक ही जगह पे वो स्लाइड कर रहे हैं, एक ही जो आपकी ट्यूब है उसके अंदर वो स्लाइड कर रहा है, इसकी वजह से उसको इतने सिम्टम्स जो है वो शो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जबकि पैराफेरेंजियल हर्निया में डिफरेंट होगा। पैराफेरेंजियल हर्निया में क्योंकि एक अलग जगह पे वो ओपन हो रहा है, आउट पोच बना रहा है, तो उसकी वजह से उसके अंदर फुलनेस आएगी, उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि फीलिंग ऑफ फुलनेस आफ्टर ईटिंग, चेस्ट पेन होगा, नो रिफ्लेक्स सिस्टम्स, क्योंकि रिफ्लेक्स तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो एक अलग साइड पे ही उसने जो है अपना एक, ये देखें, उसने अलग साइड पे ही, ये यहाँ पे अगर आप देखें, ये एसोफेगस था, ठीक है, और ये स्टमक जो है वो यहाँ पे डायाफ्राम की जो लाइनिंग का है उसको ओपन करके यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आउट पोच बना दिया है, तो इससे क्या होगा, रिफ्लेक्स तो होगा ही नहीं, ठीक है। रिफ्लेक्स तो यहाँ से होता था, अगर ये यहाँ ऐसे आएगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्स तो होगा, बट यहाँ पे रिफ्लेक्स नहीं होगा। रिफ्लेक्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल यहाँ पे जा रहा है और ये आगे से बंद है, तो रिफ्लेक्स कम होगा, ठीक है, या ना होने के बराबर होगा यहाँ पे। तो ये आपकी जो है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि नो रिफ्लेक्स सिम्टम्स, रिस्क ऑफ हैमरेज, आपका कोई जो आपकी ब्लड वेसल है वो ब्रेक डाउन हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन कोई हो सकती है, एंड स्ट्रैगुलेशन हो सकती है इन सीवियर केसेस। उसके बाद हमारे पास असेसमेंट एंड डायग्नोसिस फाइंडिंग्स। एक्सरे के जरिए आप देखें, आपने किसी का अगर हर्निया चेक करना है तो आप क्या करेंगे कि आप उसके ऊपर एक्सरे बम्बार्ड करेंगे, आपके पास इमेज आ जाएगी, आप इसको चेक कर सकते हो। बैरन सोलो, ये भी एक एक्सरे की टेक्निक है, इसके अंदर भी हम उसकी रेज के जरिए उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चेस्ट कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन के जरिए भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमने वो ईट जो है संभाल खाना है, फ्रीक्वेंट मील्स देने हैं, और पेशेंट को जो है ना वो 1 घंटे तक हमने सोने नहीं देना, ठीक है। उसको हमने कहना है कि या तो आप वॉक कर लो या आप अपराइट पोजीशन में बैठ जाओ, आपने 1 घंटे के बाद लेटना है। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई हुई है, आपने कमेंट सेक्शन में भी बतानी है कि मैंने क्या रीज़न बताई है, ठीक है। जो बताएगा उसको जो है ना फिर इंशाल्लाह ताला उसके लिए हम दुआ करेंगे,
ठीक है, अच्छे वाली। उसके बाद क्या है कि 1 hour आफ्टर ईटिंग टू द रिफ्लेक्स, एलिवेटेड हेड ऑफ द बेड 4 to 8 इंचेस टू प्रिवेंट स्टमक डिस्प्लेसमेंट। अब मेरी बात सुने, जब आपने बेड की पोजीशन को 4 से 8 इंच ऊपर किया, उससे हुआ क्या कि आपका जो स्टमक था, ये जो एसोफेगस था, वो इस शेप में आ गया, ये ऐसे, एक सेकंड, ये ऐसे आ गया, ये बेड है, ये ह्यूमन पड़ा हुआ है और ये फेज आ गया। अब यहाँ पे स्टमक है, यहाँ पे एसोफेगस है। अब हुआ क्या है कि आपकी जो एसोफेगस है उसकी भी मूवमेंट ऐसे है और ये स्टमक है, तो ये पहला तो ये है कि ये एक रिफ्लेक्स बैक नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगी और ग्रेविटी की वजह से जो खुराक खाई जाएगी, स्मॉल मील्स खाए जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली इसमें स्टमक में आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हम उसकी कॉम्प्लिकेशन से उसको बचा सकते हैं। उसके बाद लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन हम कर देंगे ताकि उसकी मैनेजमेंट की जा सके। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है कि 15% केसेस के अंदर जो है हम सर्जरी करते हैं। इसका मतलब यह है कि 85% केसेस के अंदर हम मेडिकेशन यूज़ करते हैं, हम सर्जरी नहीं करते। तो ये आपका MCQs हो गया। उसके बाद है आपका एमरजेंसी सर्जरी में बी नीडेड इफ़ देयर इज़ अ टोरियन ट्विस्टिंग ऑफ स्टमक। अब ये आपका, एक सेकेंड, दिस इज़ योर स्टमक, ठीक है, ये स्टमक है। अब ये ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट कैसे हुआ कि ये ऐसे ऐसे हो गया। अब ये जब ट्विस्ट हुआ है तो इसकी वजह से क्या हमें ये कंटेंट जो है वो सारा, ये जो कंटेंट है ये सारा यहाँ पे आ ही नहीं सकेगा। जब यहाँ पे कंटेंट नहीं आएगा, जब यहाँ पे खुराक नहीं आएगी तो यहाँ पे अब्जॉर्ब नहीं होगी। जब अब्जॉर्ब नहीं होगी तो एनर्जी नहीं आएगी। जब एनर्जी नहीं आएगी तो सेल डेड हो जाएंगे। जब सेल डेड हो जाएंगे तो आपकी जो कंडीशन है या पेशेंट की जो कंडीशन है वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएगी और ये भी हो सकता है कि उनकी डेथ भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि इमरजेंसी सर्जरी, हम उसको इमरजेंसी के अंदर उसकी जो है वो सर्जरी कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आप उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, उनकी डाइटरी को मेंटेन करेंगे, उनकी पोजीशन को ठीक करेंगे, मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे और कॉम्प्लिकेशंस को मॉनिटर करेंगे ताकि मजीद उनको कॉम्प्लिकेशंस ना आए। उसके बाद है एक्लेजिया। मैंने आपको बताया कि मैं आपको पहले दूंगा कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट देने के बाद जब आपको बताया जाएगा तो आपको सारा तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्लेजिया। अब एक्लेजिया क्या है? एक्लेजिया बेसिकली, अब एक्लेजिया है क्या, मैंने आप में से भी शायद आप लोग जानते हो, एक लड़की है उसका नाम है सिया, वो गाने गाती है। अब वो जब गाने गाती है तो गाने जब वो गाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत मशहूर है, कोई 4-8 बिलियन उसके व्यूज़ आते हैं गाने के ऊपर। गाना सुनना नहीं है, हराम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके 4 से 5 बिलियन व्यूज़ आते हैं गानों के ऊपर, उसके आए हुए हैं। अब वो जहाँ पे भी सिंगिंग करेगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, रश हो जाएगा। जब रश होगा तो स्ट्रेस होगी, रिलैक्स माहौल नहीं होगा। मतलब ये है कि जहाँ से ए चली सिया, पंजाबी में कह सकते हो ए चली सिया, मतलब जहां से सिया जाएगी वहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्स माहौल, रिलैक्स माहौल नहीं होगा। तो यहां से आपने याद कर लिया कि जो सिया है, जो ये कंडीशन क्या है कि फेलियर ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स, कि आपका जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं होगा, वो रिलैक्स होने में फेल हो जाएगा, रिलैक्सेशन खत्म हो जाएगी। सिया जाएगी तो रिलैक्सेशन खत्म हो जाएगी। फेलियर ऑफ, अब ये डेफिनेशन याद रखनी है आपने, फेलियर ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स, ठीक है, उसकी वजह से कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है स्वेलिंग के अंदर, तो इसे हम एक्लेजिया कहते हैं। अब आपने तस्वीर को देखना है, आपको सारा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अब ये हेल्थी एसोफेगस है, यहाँ पे आराम से खुराक आ रही है और यहाँ पे एंटर हो रही है, यहाँ पे आगे जा रही है। बट यहाँ पे खुराक आई और आगे से एसोफेगस जो है, यहाँ पे जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये रिलैक्स नहीं है, ये कंस्ट्रिक्ट है, ये इस तरह से कंस्ट्रिक्ट है, ये रिलैक्स नहीं है। जब ये रिलैक्स नहीं है तो इसकी वजह से क्या है कि जो खुराक है वो यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, वो यहाँ पे इस तरह से है। अब ये जो खुराक यहाँ पे है इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होगी। इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्लेजिया, फेलियर ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स, ठीक है, दैट कॉजेज डिफिकल्टी इन स्वेलिंग एंड वेरियस अदर कंडीशंस लाइक चेस्ट बर्न, हार्ट बर्न एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अब ये आपका हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि द रिजल्ट इन नैरोइंग अबव द स्टमक एंड प्रोग्रेसिव डिलेशन ऑफ द एसोफेगस इन द अपर चेस्ट, द कंडीशन मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द इंडिविजुअल। अब जिनकी उम्र जो है वो 40 साल है, एमसीक्यूज आपका आ गया, 40 साल से अबव वाले जो लोग हैं उनके अंदर एक्लेजिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मैंने आपको बताया, जब मैंने खुराक खाई, नीचे से एसोफेगस बंद है, जब बंद होगा तो वो खाई नहीं जाएगी, वो स्वेलो ही नहीं होगी, वो मुझे ऐसे लगेगा कि यहाँ पे खुराक फंस गई है, स्टिक हो गई है अंदर किसी जगह पे ना खड़ गई है, मुझे पानी पीना पड़ेगा। अक्सर आपको फील भी होता है जब आपको एक्लेजिया होगा तो उसके अंदर आप पानी पी लें, जो मर्जी कर लें, आपका मसला होगा ही होगा।
तो ये डिफिकल्टी स्वेलिंग होगी, सेंसेशन ऑफ फूड स्टिकिंग, लगेगा अगर फूड कहीं फंसा हुआ है, अंदर कहीं लगा हुआ है तो मुझे मसला हो रहा है। रिगरगिटेशन, बैक फ्लो हो जाएगा, चेस्ट पेन हो रहा है, एस्पिरेशन, नमूनिया। मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपके 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 जो स्टमक का कंटेंट है अगर वो गलती से आपके लंग्स में आ जाता है तो उससे क्या होगा, एस्पिरेशन होगा, जो आपका वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, उसका इन्फेक्शन हो जाएगा, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद है असेसमेंट एंड इग्नोरिंग फाइंडिंग्स। अब आपको पता है कि आप एक्सरे के जरिए उसको चेक कर सकते हैं, बैरियम स्वेल इज आल्सो एक्सरे टेक्निक, सीटी स्कैन के जरिए कर सकते हो। एंडोस्कोपी क्या होता है कि आपने एक थिन ट्यूब को विद कैमरा इंसर्ट कर दिया बॉडी के अंदर। एंडोस्कोपी क्या होता है कि एंडोस्कोपी में आपने जो है ना उसको भी आप कैंसर की तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब मैनोमेट्री में क्या करेंगे कि आप जो समझाता हूँ, मैनोमेट्री क्या होती है, मैंने एंडोस्कोपी आपको पहले बता दिया था। मैनोमेट्री होती है कि आपने जब एसोफेगस के अंदर स्टमक का सारा कंटेंट आ गया तो उस कंटेंट ने एसोफेगस के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट की। वो जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसका जो प्रेशर है, फोर्स अगर हुई तो प्रेशर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जो प्रेशर है उसको हम मेजर करते हैं मैनोमेट्री के जरिए। प्रेशर मेजर करने से हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर कितना कंटेंट है और कौन सा जो है वो डिसऑर्डर उसमें हो रहा है। उसके बाद है मैनेजमेंट में आपका नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसमें आप उनके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हो, मेडिकेशन दे सकते हो, उसकी न्यूमिनेटिक डायलेशन कर सकते हो। ठीक है, अब ये एंडोस्कोपिक प्रोसीजर दैट स्ट्रेचेस द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर यूजिंग अ बलून। ठीक है, हाई सक्सेस रेट बाय काजिंग परफोरेशन, मतलब इसमें कॉम्प्लिकेशन भी काज कर सकता है। उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हो कि आप उसको क्या लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के जरिए एक मिनिमल सर्जरी है जिसके जरिए आप लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को जो है वो ओपन कर सकते हो ताकि वो खुराक के लिए ओपन हो जाए। उसके बाद आप ये वाली मेडिकेशन भी उनको दे सकते हो। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एक्लेजिया क्या होगा कि आपने इनकरेज डाइटरी मॉडिफिकेशन इनकरेज कर दी। ठीक है, प्रमोट हाइड्रेशन, पानी उसका फ्लूइड ज़्यादा अच्छा कर दिया, पोजीशन ठीक कर दी, मेडिकेशन का एडमिनिस्टर कर दिया। तो ये सारी क्या हो गई आपकी नर्सिंग मैनेजमेंट। उसके बाद है डाइवर्टिकुलम। अब डाइवर्टिकुलम जो है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय डाइवर्टिकुलम। अब आपको ये वर्ड ही बताएगा, जैसे मैंने क्लेजे का बताया ना, ए चलसिया। ठीक है, गाना भी गा लिया साथ थोड़ा सा। अब डाइवर्टिकुलम जो है, डाइवर्टिकुलम बेसिकली डाइवर्ट, कोई बंदा जा रहा था, मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो मुल्तान से जो है वो लाहौर आ रहा था और रास्ते में उसको कोई जगह अच्छी नजर आई, वो उधर चला गया, वो क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया, वो अपने रास्ते से डाइवर्ट हो गया। कूलम, ट्यूब, ये जो ट्यूब है ये डाइवर्ट हो जाती है। अब ट्यूब कौन सी है, आपको पता है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसमें एसोफेजियल ट्यूब होती है या एसोफेगस होता है। जो एसोफेगस है वो डाइवर्ट होके एक आउट पाउच बना लेगी जहां पे आपकी म्यूकोसा या सब म्यूकोसा वीक होगी। देखें, ये आपकी जो है ना एसोफेगस है और यहाँ पे म्यूकोसा और सब म्यूकोसा जो थे वो वीक थे। तो जो आपकी एसोफेगस थी उसने एक आउट पाउच बना लिया यहाँ पे। ठीक है, इसे हम कहते हैं डाइवर्टिकुलम। मतलब एसोफेगस जो है वो अपने रास्ते से डाइवर्ट होकर एक नए रास्ते में निकल गई, तो उसे हम आउट पाउच जो बना उसे हम कहते हैं डाइवर्टिकुलम। ठीक है, अब ये क्या है, ये डाइवर्टिकुलम इज आउट पाउचिंग ऑफ म्यूकोसा एंड सम म्यूकोसा दैट प्रोट्रूड्स, निकलती है थ्रू अ वीक सपोर्ट इन द एसोफेजियल मस्कुलेचर। एसोफेगस वाली जगह पे जहाँ पे वीक पॉइंट होता है वहाँ पे म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा जो है वो एक आउट पाउच बना लेती है, उसे हम डाइवर्टिकुलम कहते हैं। डाइवर्ट, एसोफेगस जो है वो डाइवर्ट होकर एक आउट पाउच बना रही है ड्यू टू द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा एट द वीक पॉइंट ऑफ द एसोफेगल मस्कुलेचर, डाइवर्टिकुलम। अब इसमें क्या है कि 3 टाइप की आपकी डाइवर्टिकुलम होती है। फ्रेंजो एसोफेजियल खुद बता रही है, फेरेंक्स और एसोफेगस के दरमियान जो जगह है अगर वहाँ पे डाइवर्टिकुलम हो रही है तो फ्रेंजो एसोफेगस फ्रेंजियो एसोफेजियल डाइवर्टिकुलम हो जाएगा। अगर वो मिडल एसोफेगस के दरमियान में हो रही है तो फिर हम उसको मिड्स एसोफेजियल कहेंगे। अगर वो बिल्कुल लोअर एसोफेजियल डायफ्राम के साथ हो रही है तो हम उसको एपीफ्रेनिक एसोफेजियल कहेंगे। अब वो यहाँ पे बता रहा है कि सम डाइवर्टिकुलम कैन आल्सो फॉर्म इंट्राम्यूरली विद इन द एसोफेजियल वॉल। एसोफेगस के अंदर ही छोटे छोटे आउट पाउच अगर बना देती हैं तो आउट पाउच बना देती है पूरी एसोफेजियल में, से हम कहते हैं इंट्राम्यूरली डाइवर्टिकुलम। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ डाइवर्टिकुलम, जेंकर्स डाइवर्टिकुलम। अब फेरेंजो एसोफेजियल डाइवर्टिकुलम को हम जेंकर्स डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें इस पर्सन को जो है इस टाइम ये जो इनकी नेक के अंदर एक आउट पाउच बना हुआ है इसे हम कहते हैं जेंकर्स डाइवर्टिकुलम या फेरेंजो एसोफेजियल डाइवर्टिकुलम। ठीक है, उसके बाद ये आ गया मिड्स एसोफेजियल। अब ये क्योंकि मेरी बात सुने जब आप शुरुआत करते हैं ना किसी चीज़ की
एक एसोफेगस ने एक रास्ते की शुरुआत की, यहाँ से एसोफेगस शुरू हुई, ये उसके रास्ते की शुरुआत थी। जब शुरुआत करते हैं ना तो वहाँ से भागना आसान होता है, वहाँ से डाइवर्ट होना आसान होता है, बट जब आप दरमियान में आ जाते हैं तो आपके लिए भागना मुश्किल हो गया, ठीक है ना। आपने कोई फील्ड ज्वाइन की, शुरू में आप उसको छोड़ सकते हो, बाद में आप छोड़ने में तो आप मुश्किल आएगी, आप यहाँ पे हो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कहाँ जाए बंदा, तो यहाँ पे भी मुश्किल होगी। और जब बिल्कुल नीचे आ गए तो फिर आप छोड़ ही नहीं सकते उसको। तब हुआ क्या है कि यहाँ पे कि आपका जो ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम है, ये है मोस्ट कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे वो आराम से डाइवर्ट हो जाएगा। एसोफेगस को किसी ने लालच दी कि भाई इस रास्ते निकल जा, वो निकल गया, ठीक है, वो आराम से डाइवर्ट हो गया। बट जब वो मिड में आया तो उसने कहा भाई अब तो मेरे लिए आना, मेरे लिए उधर भी मौत है उधर भी मौत है, तो मैं नहीं जा सकता, ठीक है। वहां पे क्या हो गया, लेस कॉमन हो गया। और एपिफ्रेनिक जो है ये आपके डायफ्राम से थोड़ा सा ऊपर होता है और लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जंक्शन डिसफंक्शन की वजह के साथ भी एसोसिएटेड होता है, ठीक है। इंट्राम्यूरल डाइवर्टिकुलोसिस, अब ये है, इसमें नुमेरस स्मॉल डाइवर्टिकुलर एसोसिएटेड विद एसोफेजियल स्ट्रक्चर। अब जब आपकी ये एसोफेगस यहाँ पे नैरो हुई और यहाँ पे स्मॉल आउट पोचेस बन गए, छोटे छोटे डाइवर्टिकुला, इसे हम कहते हैं इंट्राम्यूरल डाइवर्टिकुलाइटिस, ठीक है, या डाइवर्टिकुलोसिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा कि आपकी जो ज़ेंकस डाइवर्टिकुलम है इसमें डिस्फेजिया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक आपका बन गया ना आउट पोच, तो आपका खाना आप खाओगे तो वो नहीं जाएगा। फुलनेस हो जाएगी, नेक के अंदर फुलनेस होगी, यहाँ पे नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पे बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं ज़ेंकस डाइवर्टिकुलम की बात, हम कर रहे हैं फेरेंजियल एसोफेजियल डाइवर्टिकुलम की बात, तो यहाँ पे फुलनेस होगी, ठीक है। उसके बाद ब्लेंचिंग होगी कि आपको उल्टी आना शुरू हो जाएगी, बैक फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपकी नॉइज, आपकी आवाज़ जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। आपकी जो ब्रेथ है, अनप्लेजेंट स्मेल आप करोगे, क्योंकि वो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो रही है। कफिंग एंड रेस्पिरेशन शुरू हो सकती है, ठीक है। मिड एसोफेजियल में क्या होगा, इसके जो सिम्टम्स है वो लेस सिवियर है एंड डू नॉट रिक्वायर सर्जरी। एपिफ्रेन, अब क्योंकि ये नीचे चला गया ना, वहाँ पे यहाँ से मटेरियल तो सारा चला गया ना, तो कुछ ना कुछ सफर तो कर गया, तो इस वजह से ये एक लेस सिवियर चीज़ है। एपिफ्रेनिक डाइवर्टिकुलर जो है ना, 1/3 ऑफ द पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक। अब देखें, जो यहाँ पे है खुराक तो मैक्सिमम नीचे चली गई है, तो यहाँ पे पेशेंट को फील ही नहीं होगा कि उसको डाइवर्टिकुला है या नहीं है, क्योंकि या डाइवर्टिकुलम है या नहीं है, क्योंकि आपकी खुराक अगर यहाँ पे है तो फिर तो आपको फील हो रहा है। बट जहाँ पे जब यहाँ तक आ गई है, यहाँ तो ऑटोमेटिकली आपका स्टमक भी है, और अगर यहाँ पे डाइवर्टिकुलम है तो आपको इतना खास फील नहीं होगा, ठीक है। इसलिए पेशेंट जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको फील ही नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इंट्राम्यूरल डाइवर्टिकुलोसिस डिस्फेजिया इज मोस्ट कॉमन। इसमें आपको पता है जब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो आपका फूड ऑटोमेटिकली जाता रहता है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन इसमें आती है, डिस्फेजिया हो जाता है, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है। उसके बाद असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स। बैरियम से पहले मैंने आपको बताया था कि एक्सरे टेक्निक है जिसके जरिए हम इसकी असेसमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैनोमेट्री, हम उसका प्रेशर चेक कर सकते हैं। एसोफेगोस्कोपी इज कंट्रोडिक्ट रिस्क ऑफ परफोरेशन एंड, अब ये ट्यूब है, हम इसके अंदर ये नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि आपकी जो मीडिया स्टिनाइटस है, मीडिया स्टिनाइटस मतलब ये है कि जो मीडिया स्टीनम होती है, यहाँ पे जो आपकी स्टर्नम के ऊपर एक मीडिया स्टीनम बोन होती है, अगर उसका इन्फेक्शन भी इसमें हो सकता है, होने के चांसेस होते हैं। परफोरेशन, कोई सुराख होने को, कोई जख्म होने के चांसेस होते हैं। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन शुड बी अवॉइडेड टू द रिस्क ऑफ इंजरी। आप नाक से भी कोई ट्यूब नहीं डाल सकते, ये भी इंजरी काज कर सकता है। मैनेजमेंट में क्या है कि आपने डाइवर्टिलोलेक्टमी, रिमूवल ऑफ डाइवर्टिकुलम को डायरेक्ट जाके आप, मिसाल के तौर पर ये एसोफेगस है, ये डाइवर्टिकुलम है, आपने सर्जरी की, कैंची से इसको काट दिया, ठीक है, आपने इसको काट दिया, ये क्या हो गया? डाइवर्टिकुलोक्टमी, ठीक है। उसके बाद है क्रीकोफ्रेंजियल मायोटोमी, कटिंग ऑफ द मसल प्रोड्यूस स्पैज्म एंड प्रिवेंट रीकरेंस। मतलब ये कि आपने थोड़ा सा इसका मांस को काट दिया तो ये हो गया। केयरफुल सर्जिकल टेक्निक टू अवॉइड डैमेज कैरोटिड आर्टरी एंड जुगुलर वेन्स। अब आपकी नेक के अंदर कैरोटिड आर्टरी होती है और जुगुलर वेन होती है। वो कहते हैं अगर आपने सर्जरी करनी भी है तो आपने सर्जरी एहतियात से करनी है। अगर आपके डाइवर्टिकुलम काटने की जगह आपने किसी की कैरोटिड आर्टरी काट दी तो फिर बंदा गया, फिर मसला, फिर आप नहीं बचा सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि आपने जब ये वाली सर्जरी परफॉर्म करनी है तो आपने जुगुलर वेन और जो कैरोटिड आर्टरी है इसको नहीं काटना, क्योंकि ये जो है आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रहे होते हैं और ब्रेन अगर डेड हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद ये है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, मॉनिटर फॉर एसोफेजियल लीकेज एंड फिस्टुला फॉर्मेशन, ये सारे आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है इसमें माइल्ड केसेस, एपिफेनेटिक डाइवर्टिकुला, इंट्राम्यूरल डाइवर्टिकुला, ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है सर। अब ये देखो एपिफेनेटिक डाइवर्टिकुला में सर्जरी आप कर सकते हो अगर सिम्टम्स के इंक्रीज हो जाते हैं। ये मे रिग्रेस आफ्टर एसोफेजियल रेस्ट्रिक्शन डायलेशन, जब ये एसोफेगस ये डायलेट होगी, खुली होगी, तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, इसमें हम सर्जरी कर सकते हैं। और ये माइल्ड केसेस में हम सर्जरी नहीं करते होते,
ठीक है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने उसकी डाइट को ठीक करना है, हाई फाइबर डाइट करनी है उसको इंश्योर करना है, एडवोकेट हाइड्रेशन, पानी उसको ज़्यादा देना है, फ्लूइड ज़्यादा देने हैं, उसके सिम्टम्स को मॉनिटर करना है, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है और उनको एजुकेशन देनी है कि आपने इस तरह की खुराक नहीं खानी जिसकी वजह से आपको ये वाली कॉम्प्लिकेशन हो सकें। तो ये था आज का लेक्चर, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आपने एंड तक देखा है, आपने हमारा साथ दिया है, तो नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा। और नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आपने वो भी मेंशन करना है। इंशाल्लाह ताला आपकी कमेंट्स आर आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, हम उसका रिस्पॉन्स भी देंगे और उसके ऊपर लेक्चर भी आपको बना के देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। तो चलते हैं और अल्लाह हाफिज़।